हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड का नेक्स्ट पार्ट। साथ ही टेक्स्ट में दी गई ग्रामर जिसमें टेंसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्फिनेटिव, सेंटेंस टाइप, वॉइस, नरेशन, डिग्री, फ्रेजल वर्ब इत्यादि शामिल हैं का भी डिस्कस हम वीडियो में करते चलेंगे, जो कि आपको भविष्य में कंपटीशनल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेगी। इस वीडियो में हम न्यू वोकेबलरी अर्थात नए शब्द जो वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं को साथ साथ सीखेंगे। मेरा मानना है कि मीनिंग्स व ग्रामर को टेक्स्ट बुक मेथड से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं, क्योंकि रटकर इन्हें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब कहानी की बात करें तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेंचो की फसल खराब होने पर निराश होकर उसने भगवान को एक पत्र रुपये भेजने के लिए लिखा। पोस्ट मास्टर ने भगवान का पता देखकर पत्र खोलकर पढ़ लिया और अपने दोस्तों की मदद से लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। उसने लेंचो की मांग से कुछ कम रुपये जो वह इकट्ठे कर सका एक लिफाफे में रखकर लेंचो का एड्रेस लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब आगे के पार्ट में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही टेक्स्ट में दी गई ग्रामर व सेंटेंस को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन से शुरू करते हैं, ए लेटर टू गॉड। आपके सामने नेक्स्ट पार्ट प्रदर्शित हो रहा है। पहली लाइन, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। देखिए, इस लाइन को मैंने 4 भागों में पढ़ा है। 4 फ्रेजेज सामने हैं आपके। पहली, द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाला संडे यानी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को लेंचो आया थोड़ा जल्दी, ए बिट अर्लियर यानी थोड़ा जल्दी। केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेंचो यहाँ प्रॉपर नाउन है, नेमिंग वर्ड एल कैपिटल से स्टार्ट है। फॉलोइंग यहाँ संडे की विशेषता बता रहा है। आईएनजी लग के वर्ब के साथ वर्बल एडजेक्टिव बना है ये विशेषण, और द आर्टिकल लगा है। आर्टिकल द अगर है तो निश्चित रूप से उस फ्रेज में नाउन मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम वापस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे केम सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्लियर, अर्ली पॉजिटिव डिग्री होती है। अर्लियर कंपेरेटिव ER लगा हुआ है, IER है यहाँ पे। एक्चुअली अर्ली की स्पेलिंग EARLY होती है, लेकिन यहाँ पे Y को हटा के I बना दिया गया है। और लास्ट होती है अर्लीस्ट यानी सबसे जल्दी। बिट मानी थोड़ा। ए आर्टिकल का मतलब ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी, यानी आगे नाउन। देन कंपैरेटिव डिग्री के अंदर इसी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। यूजुअल, यहाँ पे ए बिट अर्लियर देन यूजुअल का मतलब होता है हमेशा से थोड़ा जल्दी आ गया वो, यानी संडे को, हर संडे को अब जाने लगा वो। यह पता लगाने के लिए कि भगवान को जो पत्र लिखा था उसके जवाब में उसको कुछ मिला कि नहीं मिला है, भगवान की तरफ से जवाब आया है या नहीं आया है, यानी जो पैसे मांगे थे उसने वो पैसे आए हैं कि या नहीं आए। टू आस्क, यह पूछने के लिए। टू इन्फिनेटिव है, आस्क वर्ब आ गई यहाँ पे ये टू प्रीपोजिशन नहीं है। टू प्रीपोजिशन कब होती है? जब आगे नाउन आता। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, वहां पे स्कूल नाउन है तो उसके पहले जो टू दे रखा होता है वो प्रीपोजिशन होती है। आपके एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसी बातें पूछी जा सकती है। मान लो यही लाइन दे दी जाए, a bit earlier than usual to ask, और पूछ लिया जाए कि the given word to is, यह जो शब्द दिया गया ये क्या है? एक तरफ ऑप्शन में दे दिया प्रीपोजिशन, दूसरे नंबर पे इन्फिनेटिव बता दी जाए, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, यानी यह पूछने के लिए क्या उसका पत्र आया है। क्या, इफ का मतलब यहाँ पे क्या बताया है मैंने,
आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में मैंने इफ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस बताया था। होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन कब होते हैं? उन वाक्यों की एक खासियत होती है कि उनमें दो चीजें साथ चलती है, एक शर्त और दूसरा परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लासरूम। अगर वह कठिन मेहनत करती है तो वह क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। वहां पे देखना, एक तो शर्त है, दूसरा है परिणाम। अगर वह कठिन मेहनत करती है, यह शर्त हो गई, और परिणाम निकला है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। ऐसी स्थिति में अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट है तो निश्चित रूप से वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। तीन टाइप की कंडीशनल बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। और इन के अंदर डिफरेंस सिर्फ टेंसों का होता है। दोनों शर्त और परिणाम पार्ट के अंदर टेंसों का एक जोड़ा होता है। उन्हीं से ओपन, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल सेंटेंसेस में भेद किया जा सकता है। यहाँ पे यह सेंटेंस कंडीशनल नहीं है, यह इफ है। यहाँ पे यह इफ कनेक्टिव है। डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में जब अपन चेंज करते हैं, उस समय अगर रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, उस स्थिति में अपन इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस में दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ते हैं। विशेष ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है अगला वाक्य इंट्रोगेटिव, तो ही हम इफ से जोड़ते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यह कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट दे रखा है। इसके अंदर कोई रिजल्ट या फिर शर्त दो पार्ट नहीं दे रखे हैं। अब ये निश्चित रूप से यह एक इनडायरेक्ट का वाक्य है, और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में इफ का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे इसको अपन, इसका अर्थ क्या लेंगे, क्या? जैसे शी सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, ये मान लो डायरेक्ट का वाक्य है। इसको अगर अपन इनडायरेक्ट में चेंज करें तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड मी, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इफ। इफ उसके बाद में आगे का सेंटेंस बनेगा। तो ध्यान रखना, इफ हेल्पिंग वर्ब की वजह से इफ लगाए, इफ कनेक्टिव लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वाज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था। यानी इट यहाँ पे वापस डमी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हिमसेल्फ, खुद, वह पोस्टमैन खुद था। द आर्टिकल के ठीक बाद में पोस्टमैन आ गया और यह पोस्टमैन नाउन हो गया है। हिमसेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन अपने कई प्रकार के पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। पर्सनल प्रोनाउन देखा था, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योवर, ये जितने भी होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इट, दे। दूसरी अपन ने पढ़े थे दिस, दैट, दीज, दोज। कई जगह अपन ने दिस, दैट ये सब पढ़े हैं। दैट कनेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह अगर दिस का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। और संज्ञा या तो सब्जेक्ट के रूप में आती है या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो हिमसेल्फ, यहाँ देखिए ये एक टाइप का और प्रोनाउन आ गया। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन वाली लिस्ट में, जैसे आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, सी का हर बनता है, दे का देम बनता है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इनके साथ अगर सेल्फ देख लेते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन माने जाते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो हमेशा वर्ब के आगे आते हैं और ये सब्जेक्ट के यानी नाउन के ठीक बाद में मिलते हैं। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड, जिसने सौंपा। हैंड हाथ होता है, लेकिन हैंड जब वर्ब के रूप में काम आती है तो सौंपना, उसका अर्थ होता है सौंपना। और उसी की सेकंड फॉर्म बनी है हैंडेड। द लेटर, उसने लेटर सौंपा। टू हिम, उसे, किसको सौंपा? लेंचो को। किसने? पोस्टमास्टर खुद ने। हिमसेल्फ यहाँ पे खुद। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर है यानी पोस्टमैन ने खुद ने सौंपा है, और पोस्टमास्टर वो क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहे थे, यानी वो देख रहे थे क्या? द कंटेंटमेंट, संतुष्टि। कंटेंटमेंट यहाँ पे नाउन है। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में या आपकी बोर्ड एग्जाम्स में
कि ये कंटेंटमेंट है, ये क्या है इस लाइन में, तो ये निश्चित रूप से नाउन है। और पता किससे लगा, इस आर्टिकल द से। आर्टिकल द के बाद में जो वर्ड आता है वो नाउन होता है, उस फ्रेज के अंदर नाउन निश्चित रूप से हेडवर्ड के रूप में आएगी। ऑफ ए मैन, यानी उस आदमी की संतुष्टि को ऑब्जर्व कर रहे थे पोस्टमास्टर अलग बैठ के। लेटर तो दिया था पोस्टमैन ने लेंचो को, जिसके अंदर पैसे थे। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीप, जिसने एक गहरी, ए गुड डीप परफॉर्म की, यानी पोस्टमास्टर ये महसूस करना चाहते थे कि जैसे इसको लेटर मिले तो इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और ये बिल्कुल ये तो उछल पड़ेगा। ऐसे कुछ हाव भाव की आशा में पोस्टमास्टर लेंचो को देख रहे थे। लेकिन लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी अपनी ऑफिस से ही वो देख रहे थे। लुक्ड ऑन यहाँ पे वापिस सेकंड फॉर्म आ गई, फ्रॉम प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन कई मिलेंगे आपको इसमें, यहाँ फ्रॉम आ गई, यहाँ देखना ये फोर थी, इससे पहले टू भी आई थी, टू हिम। यहाँ पे ये जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ये मैं बार बार आपको बातें रिपीट कर रहा हूँ। हिज ऑफिस, हिज यहाँ पे डिटरमाइनर आ गया है, जैसे आई का माई, वी का आवर, सी का हर, ही का हिज, जो बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन वाली लिस्ट में, उसमें ये जो लास्ट वाली जो होती है हिज, हर, देयर, ये सब है ना, ये डिटरमाइनर होते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं कह सकते अपन। ऑफिस यहाँ पे नाउन हो गई। फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी प्रीपोजिशन निश्चित रूप से अपने आगे उस फ्रेज के अंदर नाउन लेके आएगा। अगर कोई आर्टिकल दे रखा है तो आगे नाउन लेके आएगा। आर्टिकल जानते हो आप कौन से होते हैं, ए एन दी आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ देखना कंटेंटमेंट वाली होती है संतुष्टि। कंटेंटमेंट का सिनोनिम सेटिस्फिकेशन। पूछ लिया जाता है ऐसा कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का सिनोनिम क्या होता है, तो अगर आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो उस आंसर को सही कर दोगे। चलो नेक्स्ट पैसेज में अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने शोड, शोड का मतलब वर्ब हो गई, टुकड़ों में देखिए इस सेंटेंस को। लेंचो ने शो किया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य शो नहीं किया। जैसा कि पोस्टमास्टर को आशा थी कि ये तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा, यार भगवान ने पैसे भेज दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्लाइटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा हुआ है, इसके साथ ध्यान रखना। जो भी डिग्री होती है जिनमें ईएसटी, और डिग्री किसकी, यहाँ पे एडजेक्टिव की डिग्री की बात की जा रही है। गुड, बेटर, बेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, फेट, फेटर, फेटेस्ट, है ना। इसके अलावा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उस स्थिति में मोस्ट लगा हुआ, लेकिन एसटी तो है ही ना मोस्ट में भी। तो ध्यान रखना, अगर ईएसटी वाला कोई भी एडजेक्टिव आपको देखने को मिले लाइन में, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। मान लो यही लाइन दे दी जाए और आपको पूछ लिया जाएगा कि फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक, इस खालिस्तान में सही आर्टिकल भरो। तो अगर आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो निश्चित रूप से इसके पहले आर्टिकल द आएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी ग्रामर की बातों का। लेंचो शोड, शोड पास्ट इंडेफिनिट, शो की सेकंड फॉर्म, शो, शोड, शोड। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, सरप्राइज नाउन है, संज्ञा। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सीइंग यहाँ पे वर्बल नाउन हो गया है, सी के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अपन तो यही देखते हैं कि आईएनजी खाली कंटिन्यूअस टेंसेज में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वो है वर्बल नाउन के रूप में, यानी वर्ब से नाउन बनानी होती है ना तब। तो सीइंग द मनी, मनी यहाँ पे वापस नाउन आ गया है क्योंकि इसके जस्ट पहले आर्टिकल द आ गया। अब मनी तो वैसे कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द क्यों लगा। अपन तो मोस्टली ये देखते हैं कि जो दुनिया में एक ही चीज होती है उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं द, जैसे अर्थ है, सन है, मून है। दूसरी चीज ये है कि जो स्पेशल होती है उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी नाउन का पहले जिक्र हो चुका है और वापिस उस नाउन का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे थ्रिस्टी क्रो की कहानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि वंस देयर वाज ए क्रो, एक क्रो, पहले क्रो के अंदर ए आया है, लेकिन दूसरी बार जो क्रो है उसके पहले आर्टिकल द लगेगा दूसरी लाइन में। कैसे, द क्रो वाज वेरी थ्रिस्टी, यही तो थी ना दूसरी लाइन उस कहानी की, तो वहां पे आर्टिकल द लगा क्रो के साथ। इसका रीजन यही है कि उस क्रो का जिक्र पहले हो चुका है।
सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस वापिस यहाँ पे नाउन है। कॉन्फिडेंस, उसके जस्ट पहले हिज आया है जो कि डिटरमाइनर है। मैंने बताया था आपको हिज आर्टिकल जो है ना ए एन दी, वो भी डिटरमाइंस ही हैं। यानी डिटरमाइंस वो सारे यही डिटरमाइन करते हैं कि आगे नाउन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, सम, एनी, आपको मैंने बताया था कि डिटरमाइनर भी कई टाइप के होते हैं। डिटरमाइनर आर्टिकल्स हो गए, डिटरमाइन डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटरमाइनर्स के रूप में भी काम आते हैं। जैसे दिस इज ए काउ, यहाँ पे तो दिस प्रोनाउन है क्योंकि इसके ठीक बाद में वर्ब आई है इज। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि आई लाइक दिस बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूं, तो यहाँ पे देखना बुक के ठीक पहले दिस, ये दिस जो है ना ये डिटरमाइनर है क्योंकि बुक नाउन है। पहले वाले टेंस सेंटेंस में दिस इज ए काउ, वहां पे दिस के आगे इज था। आगे अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तो निश्चित रूप से वो दिस प्रोनाउन होगा, लेकिन अदरवाइज वो डिटरमाइनर होगा। यहाँ पे देखना अब हिज, हिज क्या है, डिटरमाइनर है क्योंकि इसके आगे नाउन आया है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है, ये नाउन है क्योंकि इसके पहले डिटरमाइनर आया है। तो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट, लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। यानी पोस्ट मास्टर ने तो ये आशा की थी कि निश्चित रूप से वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये सब देखते उछल पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल नाराज हो गया उसको देख के। क्यों नाराज हो गया? बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड फॉर्म और लास्ट बिकम। जैसे कम की बनती है ना, ठीक उसी प्रकार से इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है बिकम की। और बिकम का मतलब तो होना। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। पास्ट में लिया मैंने इस वाक्य को क्योंकि बिकेम है वो पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट है। वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया, यानी लिफाफा खोला उसने और खोला तो उसमें देखा पैसे गिने। क्यों नाराज हो गया? पैसे कम थे भाई, इसलिए नाराज हो गया वो। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। उसका ये मानता था यार भगवान के पास कोई पैसों की कमी है क्या, या फिर भगवान को गिनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि उसकी गिनती गलत है भगवान की, इसलिए कम पैसे डाल दिए। इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था साथ साथ में, है ना। किस बात पे आ रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। तो ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे जब गिने तो गुस्सा आया उसको। यहाँ पे वेन है वो टाइम एडवर्ब है, इससे उस समय की बात है। यानी वेन से अगर अपना कोई वाक्य शुरू होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, लेकिन यहाँ पे व्हेन बीच में आया है। व्हेन डू यू गेट अप वाले का एक क्रम होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएस वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू आ गया, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट आ गया। यहाँ देखना व्हेन के ठीक आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नियम बांध लेना ये कि अगर डब्ल्यूएस वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो। अगर डब्ल्यूएच वर्ड के ठीक बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, नहीं इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे ये टाइम एडवर्ब है। जब ही काउंटेड द मनी, नेक्स्ट देख लेना, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। मेड, मेक, मेड, मेड, मेक होती है फर्स्ट फॉर्म, मेड होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड होता है मेड, वो भी थर्ड फॉर्म होती है। तो मेक, अब यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म इसलिए है इसके जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है। एच एच वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें हेल्पिंग वर्ब हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, हमेशा मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है उनके आगे और वो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे कुड हैव मेड, ये भी परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। ए मिस्टेक, ए आर्टिकल है और मिस्टेक हो गया नाउन, क्योंकि आर्टिकल के ठीक बाद में नाउन ही आता है। गलती, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वो मना कर सकते। डिनाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिनाई मानी मना करना, और डिनाइड थर्ड फॉर्म, कुड हैव डिनाइड सेम ऐसा ही सेंटेंस आगे दे रखा है। वही वर्ब कुड हैव इसमें है और वही वर्ब कुड हैव थर्ड फॉर्म इसमें है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी नहीं वो भगवान लेंचो को मना कर सकते। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने
रिक्वेस्ट किया था। और उसने क्या रिक्वेस्ट किया था? पैसे मांगे थे। और पैसों के लिए मना भगवान क्यों करेंगे? क्योंकि यह अडिग विश्वास था लेंचो का भगवान पर, कि भगवान से मांगा दे दिया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसी परिस्थिति में भगवान ही मदद करते हैं, उन्हीं को मदद करनी पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इमीडिएटली, तुरंत। यहाँ पे यह एक एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब। तुरंत लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, टू द विंडो यानी खिड़की के पास। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही मांगने के लिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, पेपर मानी कागज और इंक। क्यों मांग रहा है वो कागज और स्याही? निश्चित रूप से पत्र लिखेगा वापिस। विंडो यहाँ पे नाउन है, संज्ञा। यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल दे क्यों आया भाई? विंडो तो एक कॉमन नाउन है, यानी इसका नाम तो कॉमन है, कहीं चले जाओ, गांव में भी विंडो ही बोलेंगे इसो, शहर में भी विंडो ही बोलेंगे, अमेरिका चले जाओ वहां भी विंडो ही बोलेंगे। तो ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनका सब जगह एक ही नाम हो, भाषा का फर्क हो सकता है लेकिन बोलते हैं उसको विंडो ही है। तो फिर भी यहाँ पे आर्टिकल दे क्यों आया ये कॉमन नाउन होने के बावजूद भी? वो इसलिए कि विंडो का, पहली बात तो ये विंडो स्पेशल हो गई क्योंकि विंडो बहुत सी होती है, घरों में भी होती है, सब जगह होती है। लेकिन यहाँ पे किस विंडो की बात चल रही है? यहाँ पे जो विंडो है वो है पोस्ट ऑफिस की विंडो, जिसका पहले जिक्र हो चुका है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो वहां पे गया वो तुरंत खिड़की के पास। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन का मतलब होता है पर, पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होती है? यानी पोस्ट ऑफिस में कभी आप गए हो तो बाहर एक टेबल रखी होती है जो पब्लिक के लिए लिखने के लिए होती है। यहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल एक साथ नाउन बन चुकी है। यहाँ पे राइटिंग टेबल ये वर्बल एडजेक्टिव है, राइटिंग। तो उसके ऊपर, राइटिंग टेबल के ऊपर ऑन, यहाँ पे देखना प्रीपोजिशन आई है, और भी काफी प्रीपोजिशन आई थी, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ये देखना यहाँ फ्रॉम आई थी। इन सारी प्रीपोजिशंस को बिल्कुल कैच करते चलें, पहचानते हुए चलें, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। He started to write, उसने लिखना शुरू किया। स्टार्ट मानी लिखना, स्टार्टेड, स्टार्ट मानी शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, और राइट मानी लिखना। He started to write, उसने लिखना शुरू किया। देखना यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई यहाँ पे। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता तो डिड जरूर आता है यहाँ पे। जैसे इसी को अपन नेगेटिव में चेंज करें, ही स्टार्टेड टू राइट को, तो नेगेटिव होगा ही डिड नॉट स्टार्ट टू राइट। देखो स्टार्टेड का तो कर दिया स्टार्ट, और डिड के साथ नोट लगाया। यानी जब भी डिड आ जाती है तो निश्चित रूप से वो या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा, और जो मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें। विद मच रिंकलिंग, यानी जब वो लिख रहा था, लिखना शुरू किया, तब बहुत ज्यादा रिंकलिंग यानी सलवटे थी। मच मानी ज्यादा, रिंकलिंग मानी सले। ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें, बोलते हैं ना अपन भौहें तन गई उसकी, यानी उसको गुस्सा आ रहा था जब वो लिख रहा था। क्यों आ रहा था भाई? काज्ड भाई, कारण क्या था? काज मानी कारण, कारण था द इफर्ट, प्रयास, यानी जो प्रयास कर रहा था वापस लिखने का, उस पर गुस्सा आ रहा था। ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ा, जो प्रयास। टू मेक इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए। हिज आइडियाज, अपने आइडियाज, अपने विचार, यानी जैसे जैसे वो लेटर में लिख रहा था, जो विचार उसके दिमाग में आ रहे थे उस समय लिखते समय, उन बातों की वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। When he finished, जब उसने फिनिश कर लिया, फिनिश होती है फर्स्ट फॉर्म और फिनिश्ड हो गई सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। देखना ये सेकंड फॉर्म, आपने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर पास्ट टेंस का ही प्रयोग हुआ है, और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग ज्यादा हुआ है। और यहाँ देखना वेन से स्टार्ट सेंटेंस, और अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको एक वाक्य दिया हुआ मिल सकता है जो वेन से जुड़ा हो, एक तरफ आपको टेंस भरा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ
खालिस्तान मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको पता होगा कि वेन से जुड़े हुए वाक्यों में दोनों तरफ सेम टेंस का प्रयोग होता है तो आपका वो वाक्य गलत नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे फिनिश्ड दे दिया और दूसरी तरफ खाली जगह दे दी और ब्रैकेट में गो भरना है आपको, गो की वर्ब। तो अब ब्रैकेट में भरने के लिए आपको क्या होता है कि टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई मिलेगी, या फिर ऑप्शंस में आपको चुनना पड़ेगा। तो खाली वर्ब ही नहीं, आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी वो टेंस पूरा का पूरा उस खाली जगह में भरना होता है। और आजकल टेंस के जो क्वेश्चन है हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने लग गए हैं। कल मैंने आरजेएस यानी जज की जो एग्जाम होती है उसका सिलेबस देखा था, उसके अंदर भी इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें टेंस का टॉपिक दे रखा है, तो ध्यान रखना इस बात को। द विंडो यानी उसने फिनिश किया और वो विंडो के पास गया, टू द विंडो, वापिस आर्टिकल द। टू बाई ए स्टाम्प, किस लिए? एक स्टाम्प खरीदने के लिए, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। विच मानी जो, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और विच का प्रयोग यहाँ पे विच ही लिक्ड, विच की खासियत होती है कि विच के जस्ट पहले हमेशा कोई निर्जीव वस्तु देख लेना, नॉन लिविंग थिंग। स्टाम्प, अगर मान लीजिए यही वाक्य आपके पेपर में आ जाए और है भी आपके सिलेबस में 10th क्लास के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट सिलेबस में है, उसमें से क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं, तो वहां पे आपको इस जगह खालिस्तान मिल सकता है विच की जगह, और लाइन ये दे दी जाए आपको कि ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, और फिर खाली जगह ही लिक्ड। अब आप इसको सही कैसे करोगे इस वाक्य को? इसको सही करने के लिए आपको इस खालिस्तान से पहले वाला शब्द देखना पड़ेगा, स्टाम्प। और ये जो स्टाम्प है, ये स्टाम्प नॉन लिविंग थिंग है, किसी का नाम नहीं है, किसी आदमी का, न ही कोई सजीव चीज है ना। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत यहाँ पे विच या दैट में से भरोगे। विच भी सही है और दैट भी सही है। विच और दैट में बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो हम आगे देखेंगे। ही लिक्ड, उसने क्या किया, उस स्टाम्प को चाटा, यहाँ पे विच का अर्थ होगा जो। एंड देन एफिक्स्ड, और फिर उसने चिपका दिया। एफिक्स का मतलब चिपकाना। देन माने फिर, ये देखो यहाँ पे देन आ गया, THEN। और यहाँ पे जो पहले वाले देन की बात कर रहे थे अपन, ये था THAN, और ये देखिए THEN, यानी दोनों देन के अंदर फर्क होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये देन टाइम एडवर्ब है जिसका अर्थ फिर में, यानी एक काम कंप्लीट होने के बाद में अपन फिर जो बोलते हैं ना उसके लिए। और ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलना करने पर इसका अर्थ होता है से, ध्यान रखना। और फिर उसने इसको अफेक्ट कर दिया। एंड कनेक्टिव है, एंड मानी जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है, दो संज्ञाओं को जोड़ सकते हैं इससे। जैसे ही वेंट टू जयपुर एंड बोट ए बुक, वह जयपुर गया और एक किताब खरीदी। और ये तो हो गया दो सेंटेंस को जोड़ना इससे। और अगर ऐसे होता राम एंड श्याम आर टीचर्स, तो राम और श्याम दो नाउन हो गई ना, संज्ञा, इन दोनों को जोड़ा एंड से अपन, तो ये एंड से जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड एक कनेक्टिव है, ये क्यूमुलेटिव कनेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। एंड, और, बट, सो, इस टाइप के कई एडजेक्ट कनेक्टिव होते हैं। तो एंड वाले जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर और की बात करें तो वो एडवर्सेटिव में आते हैं। नेक्स्ट अपन स्टेंजा देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जिसके अंदर आपको दे रखा है, ये पिक्चर दे रखी है आपके सामने, और इस पिक्चर, ये पोस्ट ऑफिस का सीन दे रखा है, और सामने ये भाई साहब, लेंचो भाई साहब खड़े हैं, जो कि आपको बड़ी ही टेंशन में दिखाई दे रहे होंगे। सामने पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि आगे इस कहानी के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या मिल रहा है। इस पिक्चर में लेंचो खड़ा है,
यहाँ देखिए आप, आगे का पार्ट हम देखते हैं। आगे के पार्ट में दे रखा है द लेंचो विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी लेंचो ने ऊपर क्या दे रखा था, अपनी मुट्ठी से अफिक्स किया है उसको। ये देखना, अफिक्स, अफिक्स मानी चिपकाना, चिपकाया उसने किसको, उस टिकट को, किस पे, एनवलप पे या लेटर पे। अब कैसे चिपकाया, द एनवलप, उस एनवलप पे चिपकाया। एनवलप क्या होता है, लिफाफा, ये एक संज्ञा है। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी का जोर देके, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी, यानी उसकी मुट्ठी, ब्लो, ब्लो मानी प्रहार, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गई। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मोमेंट का मतलब था क्षण, जिस क्षण लेटर पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में गया, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, फेल सेकंड फॉर्म, फेल मानी फाल का मतलब होता है गिरना, फाल की सेकंड फॉर्म फेल, और थर्ड फॉर्म फालन होती है, और ये सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेटर गिरा इनटू द मेल बॉक्स, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, यहाँ देख रहे हैं ये इनटू, अपन ने इन देखा है। इन और इनटू का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया है, रिपीट कर रहा हूं। इन का प्रयोग विदाउट मोशन, कोई वस्तु की पोजीशन अंदर की स्थिति में शो करता है तब लगता है इनका प्रयोग। इनटू का होगा गति करके अंदर जाने के लिए, जैसे द कैट इनटू द किचन, यहाँ पे कैट बाहर से अंदर आई है तो वहां इनटू लगेगा। लेकिन अगर ये होता है कि द कैट इज सिटिंग इन द किचन, बिल्ली रसोई में बैठी हुई है, तब इनका प्रयोग उसी में होगा, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में। मेल बॉक्स में डाला, यहाँ पे आपको पता है पत्थर पहले बाहर था और बाद में मेल बॉक्स में गया है, तो इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ यहाँ पे। इसके अलावा कुछ बदलाव की स्थिति में भी इनटू का प्रयोग करते हैं अपन। नेक्स्ट देखना, वो आगे आ जाएगा अपने पास। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी जैसे ही पत्थर गिर गया इसमें मेल बॉक्स में, तो पोस्ट मास्टर जो देख रहा था उसे, वो तुरंत गया और जाके उसने, मतलब वेंट टू ओपन इट, उस पत्र को खोलने के लिए गया। वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू ओपन, खोलने के लिए। इट सेड, इट सेड यानी यह है, इट किसके लिए आया यहाँ पे, इट आया है पत्र के लिए। क्या कहा गया था उसमें, सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, उस पत्र में लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, यानी पैसा जो मैंने मांगा था आपसे, आस्क फॉर मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उनमें से खाली 70 रुपए मेरे पास पहुंचे हैं। रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच मानी पहुंचना, 70 मानी 70, ओनली मानी केवल। सेंड मी, मुझे भेजो, ये देखना ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी मैंने आपको बताए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डोंट से शुरू, प्लीज काइंडली से शुरू, लेट से शुरू। यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, सेंड मी। इन वाक्यों में आदेश या सलाह है छुपी हुई होती है, यानी इनका अर्थ अगर करते हैं तो हमें एक आदेश या सलाह मिलती है। डोंट होता है उसके अंदर मनाही होती है, प्लीज काइंडली के अंदर रिक्वेस्ट होती है, और लेट वाले के अंदर भी एक प्रपोजल, प्रस्ताव होता है। इसका मतलब है सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजना। यहाँ रेस्ट को देखना, रेस्ट मान तो आराम करना होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में आया है, और नाउन के रूप में रेस्ट का मतलब यहाँ पे बचे हुए, रिमेनिंग पार्ट, यानी बचे हुए पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट इनकी, यहाँ पे इट पैसों के लिए है, वेरी मच बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे उन पैसों की। बट डोंट सेंड, अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस आया वापिस, लेकिन ये आया डोंट से शुरू होने वाला। डोंट सेंड, मत भेजना, इट ये पैसे, टू मी मुझे, थ्रू द मेल डाक के माध्यम से मत भेजना। देखना क्या कह रहे हैं वो, लेंचो क्या कह रहा है, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, कर्मचारी, एम्प्लॉय मानी कर्मचारी, आर हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स,
ठगों का एक समूह है। बंच मानी समूह है और क्रुक्स मानी ठग है। लेंचो, नीचे उसने लेंचो करके साइन कर दिया। देखो कितना भोला आदमी है, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उन्हीं को उसने बंच ऑफ क्रुक्स बता दिया। तो निश्चित रूप से पोस्टमास्टर भी चौंक गया ये देख के, और वो इसलिए हुआ कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, उसका अडिग विश्वास भगवान में था। एक बार और शो कर दिया गया है पोस्टमास्टर को कि उसको पूरा पता है कि पैसे भगवान की तरफ से ही आए हैं, और निकालने वाले कौन है? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ओरल कंप्रेंशन चेक। यहां पे देखना, ओरल कंप्रेंशन चेक का मतलब है मौखिक सवाल। पहला क्वेश्चन देखा है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम। क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था क्या? सरप्राइज्ड। क्वेश्चनों को पढ़ना भी सीखें, तभी आप सही आंसर दे पाओगे। वाज लेंचो, हेल्पिंग वर्ब से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको उसकी हिंदी क्या से शुरू करनी होगी। क्या लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज्ड। टू फाइंड, यह पाकर, क्या पाकर? एक लेटर पाकर, फॉर हिम, अपने लिए, विद मनी इन इट, जिसके अंदर पैसे थे। यानी पैसों से भरा हुआ पत्र पाकर क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था? तो क्या जवाब आपका? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तो he had full confidence in God. He was thinking that God will sure send money to him, so he used to go to post office every Sunday early in the morning. तो इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात थी? उसको तो ये लग रहा था पैसे भगवान की तरफ से आए हैं। एंड मेड हिम एंग्री, और उसे मेड हिम एंग्री। व्हाट मेड हिम एंग्री? किस चीज की वजह से गुस्सा आया था भाई उसको? तो गुस्सा इसलिए आया था कि जो पैसे आए थे वो कम आए थे, निश्चित रूप से। तो उसको तो ये विश्वास था कि भगवान पैसे भेजता तो वो तो पूरे ही भेजता। उसके दिमाग में उसी समय आ गई थी पैसे देखते ही कि निश्चित रूप से भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन ये पैसे निकालने वाले कोई और हैं। और उसको पूर्ण पता लग गया कि ये पैसे किसने? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही लगाए हैं, उसका ये मानना था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसके अंदर आंसर में ये लिख सकते थे कि what made him angry, as well as he knew that the money was not complete, पूरा नहीं है पैसा। So at that time one thing came into his mind, that the post office employees to whom he think a bunch of crooks take out the money, इसलिए he became angry। अगले क्वेश्चन देख लीजिए आप। टेक्स्ट के जो क्वेश्चन दे रखे हैं 3-4 क्वेश्चन, उन पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। हु माने कौन, यहाँ पे कह सकते हैं किसमें। डज, आपको बताया था मैंने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, यानी किसमें लेंचो कंप्लीट फेथ रखता था, कंप्लीट विश्वास रखता था। तो क्या जवाब बनता है इसका? सीधा बनता है लेंचो हैज। देखो डज आया तो इसलिए हैज ही होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे डिड होता तो आंसर में हैड करते अपन। तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, बस ये आंसर बनेगा, ये हु वगैरह सब हट जाएंगे। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस कहानी के अंदर कौन सा सेंटेंस हमें ये बात बताता है। तो ये बात, ये लाइन आ जाएगी उसमें, जब ये देखना, इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, यानी केवल इतने ही पैसे मेरे पास पहुंचे। इससे भी बेटर लाइन वो हो सकती है, जब वो पैसे गिन रहा था ना, काउंट कर रहा था, उस समय उसके तुरंत दिमाग में बात आई थी कि आप मतलब कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड डज नॉट मेक ए मिस्टेक।
है ना, काउंटिंग में भी। तो जब वो काउंट कर रहा था पैसों को, जब लेटर उसको मिला ही था, उस समय ये चीज, ये लाइन आपको इसके जवाब में लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे भाई? तो इसका जवाब आया था ना, नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इनटू गॉड, यानी भगवान में लेखक, यानी लेखक किसका, पत्र लिखने वाले के विश्वास को पोस्टमास्टर तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको पैसे भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और गॉड सिग्नेचर क्यों किए उसने नीचे? इसलिए कि जिसको भी ये पत्र मिले, है ना, लेंचो को, यह न लगे कि ये पैसे किसी आदमी ने भेजे हैं। भगवान के साइन इसलिए किए कि भाई भगवान ने भेजे हैं, उसको ऐसा यकीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ट्राई की फाइंड आउट, पता लगाने की? फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, पता लगाने की कोशिश की कि हु हैड सेंट, किसने भेजे, हैड सेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, द मनी टू हिम, यह पैसा किसने भेजा उसको? डिड देखना यहाँ पे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ये, और हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, जो भी क्वेश्चन शुरू होता है, तो हमें हिंदी में क्या लगाना होता है इसके पहले। तो इसका मतलब यही है कि क्या लेंचो ने कोशिश की थी पैसा किसने भेजा यह पता लगाने की? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? अगर कोशिश की थी तो क्यों की, और कोशिश नहीं की थी तो क्यों नहीं की? तो इसका जवाब यही होगा, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, पैसे किसने भेजे ये तो आपको पता ही है। तो क्यों नहीं की थी? बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी इस कहानी में यही पता चल रहा है कि उस आदमी को कितना विश्वास था भगवान पर, तो इसलिए उसको, उसने सोचा ही नहीं है कि ये पैसे किसी कोई और भी भेज सकता है क्या, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो खाली भगवान ही मदद करते हैं, उसका तो मानना ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? अब ये इमेजिनेशन के लिए है आपके पास ये सवाल, लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, यानी लेंचो के पास ये बचे हुए पैसे कहां से आए होंगे? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन के अंदर क्या व्यंग्य दे रखा है? तो व्यंग्य यही है कि यार, एक अपन एक कहावत बोलते हैं कि हवन करते हुए हाथ जल जाते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कर्मचारी थे, उन्होंने लेंचो पे दया दिखा के उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जवाब में, यानी लेंचो की तरफ से क्या जवाब मिला? जब उनको बंच ऑफ क्रूक बनना पड़ा, यानी ठगों का एक समूह बनना पड़ा। तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं टेक्स्ट के 4, और इस चैप्टर के अंदर भी 8-10 क्वेश्चन आए थे जिनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर इस बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेकर आएंगे, जिसको भी हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।